Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, आज तबीयत थोड़ी मेरी हल्की है, इसलिए मेगा टेस्ट नहीं लेकर आ पाऊँगा। और सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि साथियों, ये जो मनोविज्ञान का टेस्ट है, ये टेस्ट सीरीज मतलब रीट भर्ती को देखते हुए शुरू की गई है, तो इसके एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को दशहरे पर्व की हार्दिक शुभकामना भी दूंगा साथियों, कि आप जीवन में हमेशा खुश रहो, हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूर मेहनत करो साथियों। तो यहाँ पर साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों का ये टेस्ट है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए समान रूप से ये उपयोगी है साथियों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर बार की तरह। शुरू करते हैं इस वीडियो को मित्रों। 30 के 30 प्रश्न जरूर देखना साथियों, ज़्यादा टाइम आपका लूँगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है आपका एक एक मिनट कितना कीमती है मित्रों। शुरू करते हैं। आपका प्रथम प्रश्न आता है साथियों, एक एक प्रश्न शानदार देखेंगे आपको। छात्र का स्वचित्रण किसे कहा जाता है? पोर्टफोलियो, उपव्याख्यान, मापन और सभी। देखिए, स्वचित्रण की यदि बात करें, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह नहीं मिल सकते क्योंकि मैंने बनाए हैं इन क्वेश्चनों को। साथियों, छात्र का स्वचित्रण कहा जाता है पोर्टफोलियो को। किसको कहा जाता है? पोर्टफोलियो को छात्र का स्वचित्रण कहते हैं। अब पोर्टफोलियो क्या होता है साथियों, ये तो आप सभी को इसका ज्ञान जरूर पहले से जरूर होगा साथियों। पोर्टफोलियो एक फाइल होती है जिसमें जो प्राथमिक स्तर के जो छात्र होते हैं, उन छात्रों का समस्त रिकॉर्ड रखा जाता है कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक। प्रथम विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, और यह एक अपरिवर्तनशील विशेषता है। देखिए, बुद्धि के बारे में असत्य कथन देखना है यहाँ पर आपको, तो सत्य नहीं है भाई साहब। प्रथम, दूसरा, तीसरा तो सत्य लग रहा है, लेकिन जो चौथा है कि अपरिवर्तनशील विशेषता है, तो क्या बुद्धि हमेशा अपरिवर्तनशील होती है? नहीं साथियों, इसमें भी परिवर्तन जरूर होता है। इसलिए ये जो चौथा विकल्प है, ये क्या है? बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे साथियों। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है? मित्रों, जो प्रश्न आपको नए लगते हैं कि हाँ यार प्रश्न क्वालिटी वाला है, नया प्रश्न है, तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो। स्टर्नबर्ग का त्रितंत्रीय सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत और स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। देखिए, संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित स्टर्नबर्ग का त्रितंत्रीय सिद्धांत है साथियों। इनमें से जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया, व्यक्ति की जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, उस पर आधारित इन्होंने सिद्धांत दिया है, इसलिए आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न 4 देखेंगे मित्रों। चौथा प्रश्न है, एक पत्नी का अपने पति से प्रथम बार झड़प होने पर अपनी मां के घर लौट आ जाना, यह एक उदाहरण बनता है युक्तिकरण का, प्रतिक्रिया निर्माण का, प्रतिगमन का और विपरीतता का। देखिए, पत्नी क्या कर रही है? पति से लड़के कहाँ आ रही है? वो माँ के घर पे, तो इसको कहा जाएगा प्रतिगमन। क्या कहा जाएगा साथियों? इसको प्रतिगमन। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 4 में। प्रतिगमन का मतलब होता है पूर्व की अवस्था में लौट जाना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखेंगे मित्रों। आपके 5वां क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है उसका आपको आंसर देना है। विकल्प है, सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है, सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, सृजनशीलता किसी किए गए काम का नया परिणाम होता है, और सृजनशीलता में समाज किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। देखिए, विकल्प कौन सा आपको सही लग रहा है जो सही नहीं है? यहाँ पर सृजनशीलता के बारे में आपसे पूछा है। देखिए, मौलिकता होनी जरूरी है किसी भी क्षेत्र में, नया परिणाम आना चाहिए, किसी समूह या समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए, लेकिन सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। क्या ये कथन सत्य है? मित्रों, ये कथन सत्य नहीं है। अतः यहाँ पर आपका जो सेकंड विकल्प है प्रश्न नंबर 5 में, वो ही आपका आंसर रहेगा। प्रश्न 6 पे आते हैं साथियों। रुचि के संप्रत्यय के 3 मुख्य पक्ष निम्न में से किस विकल्प में दिए हुए हैं? वंशानुक्रम, मूल प्रत्यय, विचार। मतलब रुचि का जो संप्रत्यय है उसके
तीन जो मुख्य पक्ष है वो बताना है आपको। जानना, अनुभव करना, मूल प्रवृत्तियां, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, वंशानुक्रम, क्रियात्मक और अनुभव करना। देखिए मित्रों, रुचि के संप्रत्ति के जो तीन मुख्य पक्ष हैं वो कहलाते हैं आपके ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 6 में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखेंगे साथियों। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। कार्यवाहक मतलब कार्य करने वाला। जो शिक्षण प्रक्रिया है इसमें कार्य किसके द्वारा किया जाता है? अभिभावक, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, स्मिथ ने भी वही बताया है जो आप सोच रहे हो, किसको माना है? शिक्षक को। दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 7 में। अगला प्रश्न 8 देखेंगे मित्रों, आपके 8वां क्वेश्चन है। देखिए 8वें क्वेश्चन को, कार्य सूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञान, बोध, प्रयोग और विश्लेषण। देखिए परिभाषित करना, किसी चीज को परिभाषित करना, किसी चीज को याद करना, ये ज्ञान के अंतर्गत आता है साथियों। किसके अंतर्गत आता है? ज्ञान या जानना, इसके अंतर्गत आता है। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। 9वां क्वेश्चन है, शिक्षा नवोन्मेष का अर्थ है कक्षा में पढ़ाने की नवीन विधियां, अनुदेशन के विशेष यंत्रों का प्रयोग, शिक्षण के विभिन्न अभ्यास और शिक्षण तकनीक के नवीन साधनों की खोज। देखिए शिक्षा में नवोन्मेष का अर्थ यहाँ आपसे पूछा है, तो नवोन्मेष का अर्थ होता है शिक्षण तकनीक के नवीन साधनों की खोज करना ही शिक्षा में नवोन्मेष कहलाता है। चौथा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 9 में। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 10, क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है मोहल्ले तक, विद्यालय तक, गांव तक और कक्षा तक। देखिए जो क्रियात्मक अनुसंधान है साथियों वो कहां तक सीमित होता है? ओनली विद्यालय तक ही सीमित होता है। आपका सेकंड विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 10 में। अगला प्रश्न नंबर 11 देखेंगे मित्रों। 11वां प्रश्न आपके है, किसने उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत व अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत किया है? कि भाई उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, मानकीकृत और अमानकीकृत। तो ऐसा बताने वाले कौन थे? डगलस व हॉलैंड, मॉरिसन व सिम्पसन, बर्नन व बर्ट और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों उपलब्धि परीक्षाओं को 2 भागों में मानकीकृत और अमानकीकृत ये 2 भागों में वर्गीकृत करने वाले थे आपके डगलस और हॉलैंड। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 11 में। मित्रों देखिए आप ये कमेंट करके जरूर जाए कि टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ये हमें आप जरूर बताएं साथियों। नेक्स्ट 12वां प्रश्न देखेंगे। आपके 12वां प्रश्न आता है, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। कि जो चीज उपलब्धि परीक्षण जब बनाया जाता है तो कौन सी क्रिया नहीं की जाती है, कौन सा चरण उपलब्धि परीक्षण का नहीं है? पद विश्लेषण, इकाई योजना, ब्लूप्रिंट और उत्तर कुंजी। साथियों देखिए उपलब्धि परीक्षण निर्माण की प्रक्रिया में पद विश्लेषण भी किया जाता है, ब्लूप्रिंट उसका बनाया जाता है, उत्तर कुंजी उसकी बनाई जाती है, लेकिन इकाई योजना उसमें नहीं बनाई जाती है। इसलिए आपका आज सेकंड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट 13वां प्रश्न देखेंगे साथियों, निम्न में से कौन सा मूल्य बुनियादी शिक्षा द्वारा विकसित किया जाता है? प्रतिस्पर्धा, संपन्नता, श्रम के प्रति सम्मान और राष्ट्रवाद। साथियों देखिए बुनियादी शिक्षा द्वारा विकसित किया जाता है, प्रश्न आपसे ये पूछा है, तो बुनियादी शिक्षा द्वारा किसे क्या विकसित किया जाता है? श्रम के प्रति सम्मान, क्योंकि बुनियादी शिक्षा में क्या किया जाता है? कुछ ना कुछ कार्य करवाया जाता है। तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखते हैं साथियों। 14वां क्वेश्चन आपके आता है, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है: शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक। दूसरा विकल्प है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक। तीसरा विकल्प है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। और चौथा है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो जो मानव विकास है इसको किन 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? सही विकल्प का चयन करें साथियों प्रश्न 14 में।
देखिए, मानव विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक इन क्षेत्रों में विभाजित किया है। देखिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं किया है तो दूसरा विकल्प गलत, यहाँ आध्यात्मिक है तो चौथा विकल्प गलत, मनोवैज्ञानिक में नहीं किया है तो तीसरा विकल्प गलत। प्रश्न 15 देखेंगे साथियों। ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण सर्जित करता है जहां बालक पैसा चुरा सकता है। यह उदाहरण है प्रक्षेपण विधि का, परिस्थिति परीक्षण का, अवलोकन विधि का और खेल विधि का। देखिए, ये मैंने टीचिंग मेथड के अंतर्गत आपको पढ़ाया था और ये है साथियों परिस्थिति परीक्षण का, जिसमें ईमानदारी और व्यक्ति के बेईमानी पक्ष का अध्ययन किया जाता है। दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझते हैं जो अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह कथन किसका है? रोस, कोल्सनिक, वैलेंटाइन और बिगवेहन। देखिए, उपरोक्त कथन किसका है साथियों कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं जो उनके लक्ष्य को प्राप्त करने से उन्हें रोकते हैं। ऐसा कहने वाले थे कोल्सनिक। दूसरा विकल्प सही है साथियों। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत ही ज्यादा याद रखना है इसको आपको। प्रश्न नंबर 16 में सेकंड विकल्प सही है। प्रश्न 17 देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब गलत है, तो जो कथन गलत है वो उसका चुनाव करना है। विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास की गति की दर एक सी रहती है। विकास मस्तिष्क का दो मुखी क्रम में होता है और विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। मित्रों, सही नहीं है कौन सा कथन? प्रश्न नंबर 17। देखिए, प्रथम कथन सही है कि विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, कि लंबाई में वृद्धि होगी तो चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। विकास मस्तिष्कोद्मुखी क्रम में होता है, ये भी सही बात है, मस्तिष्क से पैरों की ओर जाता है विकास। विकास केंद्र से बाहर की होता है, ये भी सही बात है, लेकिन विकास की गति की दर एक सी रहती है। ये कथन क्या है साथियों? गलत है। क्या हमेशा विकास की दर की गति एक सी रहती है? नहीं रहती है। शैशवावस्था में तीव्र होती है, बाल्यावस्था में मंद हो जाती है, किशोरावस्था में तीव्र होती है। तो ये है साथियों, ये जो गति है ये एक समान नहीं रहती है। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न 17 में। प्रश्न 18 देखेंगे साथियों। 18वां क्वेश्चन है, किशोरों में संवेग नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन और दमन। साथियों, इस क्वेश्चन को मैं पहले भी करा चुका हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रहा होगा। किशोरों में संवेग नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय मैंने बताया था शोधन या मार्गांतरीकरण। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 18 में। मित्रों, बिल्कुल आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दिया करो यार, क्योंकि आपके लाइक करने से होता क्या है कि हमें प्रेरणा मिलती है और अच्छा हार्ड और अच्छा वर्क करने के लिए। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रत्यागमन के सिद्धांत अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान प्रतिभाशाली होती है, प्रतिभाशाली माता पिता की संतान अंतर्मुखी होती है, या प्रतिभाशाली माता पिता की संतान बहिर्मुखी, या प्रतिभाशाली माता पिता की संतान मंदबुद्धि होती है। देखिए, प्रत्यागमन सिद्धांत क्या कहता है साथियों? विपरीत, मतलब विपरीत। मंदबुद्धि की तो प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली की मंदबुद्धि। तो यहाँ कौन सा सही रहेगा? प्रतिभाशाली माता पिता की संतान कैसी होती है? मंदबुद्धि। ऐसा प्रत्यागमन का सिद्धांत कहता है। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 19 में। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। निम्न में से कौन सा कथन सीखने के लक्षण के रूप में नहीं मापा जा सकता है कि ये सीखना नहीं है? बताइए, सीखना कुछ ऐसी चीज है जो अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है। भाई, ये तो मुझे लग रहा है कि ये तो सीखना है। व्यवहार का अध्ययन ही सीखना है। क्या व्यवहार का अध्ययन करने को सीखना कह सकते हो? अनधिगम भी सीखने का हिस्सा है, और सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो यहाँ पर जो प्रथम विकल्प है और जो चौथा विकल्प है, ये तो हमें सीखने के बारे में सही संकेत दे रहे हैं, लेकिन दूसरा और तीसरा विकल्प में से आपको चयन करना है। मित्रों, देखिए, अनधिगम मतलब जिसमें बालक नहीं सीख पाता है वो भी सीखने का एक हिस्सा होता है, लेकिन व्यवहार का अध्ययन करना ही सीखना है, ये कथन क्या है? गलत है। इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 20 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 21, 21वां क्वेश्चन है। प्रेरणा प्रबलन हास का सिद्धांत कहलाता है? हल का, फ्रायड का, स्किनर का और मेस्लो का। मित्रों,
प्रेरणा प्रबलन ह्रास का सिद्धांत कहलाता है Cl हल्का। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 21 में। मित्रों प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। 22वां क्वेश्चन आता है, अधिगम में पठार के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? चुनौती, अभिप्रेरणा, थकान और पुनर्बलन का प्रभाव। प्रश्न नंबर 22 में आपका कौन सा आंसर सही रहेगा कि जो अधिगम में पठार बनता है, जैसे बन रहा है ना आपके पठार कि खूब पढ़े खूब पढ़े खूब पढ़े खूब याद हुआ, लेकिन अब ऐसा समय आया कि याद होना ही बंद हो गया कि क्या हो रहा है यार, तो इसको कहा जाता है अधिगम में पठार। क्यों बनता है ये साथियों? ये इसलिए बनता है क्योंकि पुनर्बलन का प्रभाव यहाँ पर आपके कम हो गया है, इसलिए अधिगम में पठार बनता है। अभी रीट की विज्ञप्ति जैसे ही आएगी वापिस आप अपनी तैयारी पूर्ण जोर शोर से करने लग जाओगे तो वहां पर आपको पुनर्बलन वापिस मिल जाएगा। चौथा विकल्प सही है। वैसे अभिप्रेरणा भी इसका आंसर सही हो सकता है, लेकिन साथियों इसमें पुनर्बलन का प्रभाव ही सही माना गया था। चुनौती और थकान तो बिल्कुल यहां गलत है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे साथियों। अवचेतन से प्रयुक्त व्यू रचना जो अहम को दुश्चिंता से बचाती है कहलाती है रक्षा युक्ति, स्व बचाव, स्व प्रत्यय, स्व बचाव व्यू रचनाएं। देखिए अवचेतन मतलब अचेतन की यहाँ पर बात की जा रही है। अचेतन मन में से कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती है, जो चेतन मन है उसमें आ जाती है। जो आपको जो ईगो है उसको दुश्चिंता से बचाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है साथियों रक्षात्मक युक्तियाँ। क्या कहा जाता है उसको? रक्षात्मक युक्तियाँ। समायोजन की आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 23 में। अगला प्रश्न नंबर 24, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? आकृतिकरण, पुनर्बलन, बहिर्गमन और स्वतः आपूर्ति। देखिए कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत है क्या, पहले तो आप ये बताइए 24वें क्वेश्चन में। मित्रों कार्यात्मक जो प्रतिबद्धता सिद्धांत है इसमें मुख्य कारक दिया गया है पुनर्बलन को। किसको दिया गया है? यहाँ पर स्किनर का जो सिद्धांत है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है कि उस पुनर्बलन देना जरूरी होता है। ये मुख्य पक्ष है इसमें प्रश्न नंबर 24 में। आपका दूसरा विकल्प सही है साथियों। यहाँ पर प्रश्न 25 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अनिवार्य कारक नहीं है? कि भाई जीन पियाजे ने बताया है कि ये तीन कारक तो आपके संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण है, इनमें से और एक नहीं है। भौतिक पर्यावरण के अनुभव, संयोजन, जैविक परिपक्वता और सामाजिक पर्यावरण के अनुभव। साथियों प्रश्न नंबर 25 में आपको सही आंसर देना है कि कौन सा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अनिवार्य कारक नहीं है। मित्रों इसका राइट आंसर है संयोजन। ये संज्ञानात्मक विकास का अनिवार्य कारक नहीं है। इन्होंने जैविक परिपक्वता भी बताई है, सामाजिक पर्यावरण के अनुभव भी बताए हैं, भौतिक पर्यावरण के अनुभव भी बताए हैं। दूसरा विकल्प आपका सही है, ये नहीं बताया है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 देखते हैं साथियों। आपके 26वां क्वेश्चन है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि है जन्म से 5 या 6 साल, 5 या 6 साल से तरुणावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था। मित्रों देखिए फ्रायड ने व्यक्तित्व विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल या सबसे महत्वपूर्ण अवधि कौन सी बताई है? तो शुरुआती जो उम्र है वो सबसे महत्वपूर्ण बताई है कि ये व्यक्तित्व विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ये है जन्म से 5 या 6 साल तक। आपका प्रथम विकल्प सही है साथियों 26वें क्वेश्चन में। प्रश्न 27 पे आते हैं मित्रों। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में और कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। साथियों जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं इसका ज्ञान अध्यापक को किस चीज में मदद करता है? सही आंसर है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की योजना बनाने में। कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं हैं उसकी योजना की भाई अलग अलग छात्र हैं, अलग अलग स्तर हैं उनका, तो उस स्तर से आप उनकी जो शिक्षण योजना बना सको। प्रश्न नंबर 27 में तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न 28, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है? पूर्व अनुभवों में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता और पूर्व निर्देशन में विभिन्नता। तो मित्रों देखिए
उपलब्धि के व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है। तो साथियों रुचियों में भी विभिन्नता होती है, पूर्व निर्देशन में भी विभिन्नता हो सकती है, पूर्व अनुभव में विभिन्नता होती है, लेकिन लिंग में विभिन्नता है। तो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उससे उपलब्धि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। इसलिए सेकंड विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 28 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। समायोजन हेतु औचित स्थापन की सुरक्षा युक्ति अपनाने का अभिप्राय है कि कोई औचित्य स्थापन जो युक्ति है उसका प्रयोग कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है? अपनी आवश्यकता की पूर्ति को उचित बताना, अपनी असफलता का कारण ढूंढ लेना, अपनी असफलता हेतु प्रयास को उचित बताना और उपरोक्त सभी। तो साथियों औचित स्थापन का मतलब होता है अपनी असफलता का कारण ढूंढ लेना। दूसरा विकल्प सही है साथियों यहाँ पर प्रश्न नंबर 29 में। और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे साथियों। मुझे देखिए मैंने पूरे 30 क्वेश्चन कराए हैं, तो जरूर आपको अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे साथियों। प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। कमेंट करके जाए, जिस प्रश्न पर डाउट हो उस पर भी कमेंट करें मित्रों। निम्न में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? कि भाई ये व्यवहारवादी सिद्धांतों में नहीं आता है, कौन सा है वो? शास्त्रीय अनुबंधन का क्षेत्र सिद्धांत, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत। मित्रों देखिए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव का है जो कि व्यवहारिक सिद्धांत है। क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत स्किनर का है जो कि व्यवहारिक सिद्धांत है। त्रुटि और प्रयास सिद्धांत थॉर्नडाइक का है जो कि व्यवहारिक सिद्धांत है। लेकिन क्षेत्र सिद्धांत किसका है? आपके कर्ट लेविन का, जो कि संज्ञानात्मक सिद्धांत है साथियों। इसलिए यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 30 में। तो साथियों ये आज के 30 प्रश्न थे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। साथियों आप जरूर कामयाब होंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। बिल्कुल आप सभी से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर सिलेक्शन दोगे। इसी तरह आप अपनी तैयारी जरूर जारी रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।